नमस्कार साथियों, मैं दिनेश उपाध्याय एग्ज़ाम गुरुजी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम गुरुजी का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉलिटिकल साइंस पेपर में एमसीक्यू जो बनते हैं अलग अलग यूनिट 1 से लेकर के 10 तक वो प्रोवाइड करा रहे हैं हम। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका जो तैयारी का स्तर है वो क्या होना चाहिए और आपको तैयारी कितनी गहराई तक आपको करना है। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज हमारी क्लास यूनिट 6 पर होने वाली है। ठीक है, तो यूनिट 6 पे जो क्लास है वो मुख्य रूप से किस टॉपिक पर होने वाली है, वो कार्मिक प्रशासन, नौकरशाही, सिद्धांत और प्रक्रियाएं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी और उसके जो प्रिंसिपल और प्रोसेसेस हैं उसके बारे में इसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ये है जिसमें हम यूनिट 6 के क्वेश्चंस एमसीक्यू करने वाले हैं। कुछ 20 से 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हर एक टॉपिक से उठाए गए हैं इस यूनिट के, और इसके माध्यम से हम आपको ये बता देंगे कि आपकी तैयारी किस स्थिति में है। ठीक है, तो जो अगली स्लाइड्स होंगी वो क्वेश्चंस पे होंगी और आपको वहाँ पे क्या करना है, अपने जो वीडियो को पॉज करके आंसर्स देना है। ठीक है, सोचना है, समझना है। आप सोचोगे समझोगे तो आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो ज़्यादा यहाँ पे काम करेगी और आपको एक प्रकार से जो चीज़ें याद करने की जो स्थिति है वो बन पाएगी। ठीक है, तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी जो अगली स्लाइड है वो सिलेबस पर है। ठीक है, अब देखो सिलेबस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यूनिट 6 के हम टॉपिक करने वाले हैं, उसके एमसीक्यू करने वाले हैं, तो उसका हमें पता होना चाहिए कि उसमें आखिर दे क्या रखा है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कार्मिक प्रशासन यानी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। कार्मिक प्रशासन एक अलग चीज़ होती है और एक होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं लोक प्रशासन। ठीक है, तो लोक प्रशासन एक अलग चीज़ होती है, कार्मिक प्रशासन एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो दोनों में हमें पता होना चाहिए, अंतर होता है, एक बेसिक सा अंतर होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, अनुशासन, मनोबल, नियोक्ता, कर्मचारी संबंध। ठीक है, तो ये सब आपको टॉपिक्स दे रखे हैं। फिर उसका नौकरशाही, फिर नेतृत्व, निर्माण निर्णय प्रक्रिया है, डिसीजन जो प्रोसेस है उससे संबंधित जो रोल है, संचार, भारत में विकास योजना, प्रशासन, नौकरशाही। ठीक है, फिर उसके बाद वित्तीय प्रशासन, बजट और लेखा परीक्षण। देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में असिस्टेंट प्रोफेसर पे जो 2024 में एग्जाम हुआ है उसमें पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बने हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, उसके बाद सुशासन पे भी क्वेश्चन बने हैं, भ्रष्टाचार समस्या, पारदर्शिता, जवाबदेही, सूचना का अधिकार, ओम्बुड्समैन पे क्वेश्चन बने हैं, लोकपाल, लोकायुक्त वगैरह पे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो लास्ट के जो 3-4 टॉपिक आपको दिख रहे हैं उनसे क्वेश्चन बने हैं, है ना, और यानी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारा ये जो डिस्कशन होने वाला है इन्हीं सब क्वेश्चन पे बेस्ड होने वाला है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, अगली जो स्लाइड है वो इंग्लिश में यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें यहाँ पे कैसे क्या है ना, किस टर्म में लिखी हुई हैं। ठीक है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग जो इंग्लिश में टर्म है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डिसिप्लिन, मोरल, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशंस। ठीक है, कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, उसके बारे में। फिर ब्यूरोक्रेसी, फिर लीडरशिप, फिर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट, ऑडिट वगैरह, फिर गुड गवर्नेंस एंड ओम्बुड्समैन, लोकपाल एंड लोकायुक्त। ठीक है, तो ये इंग्लिश में सिलेबस है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो हमारे पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं फटाफट। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नौकरशाही का आदर्श प्रकार, ठीक है, आइडियल टाइप किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, जो आइडियल टाइप है नौकरशाही का वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मैं एक साइड हो जाता हूँ, कुछ बच्चों ने यहाँ पे, कुछ एस्पिरेंट्स ने यहाँ पे मुझे इंडिकेशन दे दिया था कि हमें क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो है ना, आप थोड़ा सा टाइम दिया करिए या साइड में हो जाया करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में हो जाता हूँ, आप इसको समझ लो, पढ़ लो। ठीक है, इसका आंसर दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नौकरशाही। ठीक है, नौकरशाही लिखा हुआ है मतलब ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। हु प्रपोज द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी किसने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर ने दिया था। मैक्स वेबर फेमस है ब्यूरोक्रेसी के सिद्धांत देने के लिए। ठीक है, तो मैक्स वेबर इसके लिए जाना जाता है। ये अगला इसमें एनालिसिस क्या हो सकता है, आंसर इसका मैक्स वेबर हो जाएगा। एनालिसिस इसका ये है कि ब्यूरोक्रेसी का जो एक आइडियल टाइप है, ठीक है, आदर्श प्रकार है, उसको परिभाषित किया था। उसने ये बताया था कि ये एक तर्कसंगत वैधानिक अधिकार होता है, रैशनल लीगल अथॉरिटी पर आधारित एक प्रशासनिक प्रणाली, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, और ये आधुनिक संगठनों के कार्य निष्पादन को सबसे कुशल और प्रभावी पद्धति मानी जाती है। ठीक है, जैसे मुझे अगर ब्यूरोक्रेसी को एक
बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में, प्रभावी रूप से एग्जीक्यूट करना है, ब्यूरोक्रेसी को मुझे बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, क्रियान्वित करना है, तो मुझे कोशिश ये करनी पड़ेगी कि मैं उसकी आइडियल टाइप तक जाऊं, ठीक है। मैं उसमें क्या करूं, सबसे कुशलतापूर्वक, प्रभावी पूर्वक क्या करूं, ऐसी पद्धतियां अपनाऊं जिससे जो ब्यूरोक्रेसी के जो वास्तविक एजेंस है, ठीक है, सार तत्व है, वो लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। तो वो आइडियल स्टेट तक पहुंच जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैक्स वेबर की जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी है उसकी विशेषताएं और तुम ऐड कर सकते हो आप लोग, कि आइडियल ब्यूरोक्रेसी की जो विशेषताएं होती हैं वो आप अपने नोट्स वगैरह में ऐड कर सकते हो कि वो कौन कौन सी विशेषता होती है। वो कहता है पदानुक्रम होना चाहिए ऊपर से नीचे तक, स्पष्ट आदेश श्रृंखला, ठीक है, एक जो ऑर्डर का एक सीरीज होता है वो होना चाहिए। फिर वो कहता है नियम आधारित कार्य होने चाहिए, तयशुदा नियमों से संचालन होना चाहिए, मेरिट बेस्ड एक रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ठीक है, और अवैयक्तिकता यानी इम्पर्सनैलिटी होना चाहिए, व्यक्तिक भावना से मुक्त निर्णय होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि मैं एक ऑफिसर हूँ, ठीक है, तो मेरे जो पर्सनल व्यू है, मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ, तो मेरे जो पर्सनल व्यू हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, मुझे एब्सोल्यूट कैटेगरी में, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिविटी में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ना कि सब्जेक्टिविटी पे, ठीक है। यानी पर्सनैलिटी, इम्पर्सनैलिटी, मेरी खुद की वैल्यूज़ क्या हैं, वो क्या है, मुझे उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जबकि ध्यान किस चीज़ पे देना है, ऑब्जेक्टिविटी, एब्सोल्यूटिज्म पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्या है, इस ब्यूरोक्रेसी की आइडियल एक विशेषता मानी जाती है। व्यक्तिगत भावना से आपको मुक्त होना पड़ेगा, ठीक है, आपके निर्णय मुक्त होने चाहिए। पूर्णकालिक और वेतनभोगी कर्मचारी, ठीक है, आप पूर्णकालिक यानी कि कंप्लीट रूप से वहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्टिंग कैटेगरी में आप काम करो, टेम्परेरी कैटेगरी में काम करो। दस्तावेजीकरण, रिकॉर्ड कीपिंग, हर कार्य का लेखा जोखा। देखो ब्यूरोक्रेसी की आपने एक चीज़ देखी होगी कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो हर चीज़ का लेखा जोखा रखते हैं, फाइल्स होती हैं वहाँ पे, और फाइल्स का आपको पता है, फिर फाइल्स जब आगे नहीं बढ़ती है तो रेट टिपिज्म बढ़ता है। तो ब्यूरोक्रेसी में एक ये क्या है, एक आलोचना रूप में एक पॉइंट सामने आता है फिर, तो ब्यूरोक्रेसी फिर गलत भी हो जाती है। इसी ब्यूरोक्रेसी का जो आइडल टाइप है, इसकी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, आलोचना की है, जैसे मर्टन ने की है। अति नियमबद्धता से अक्षमता यहाँ पे पैदा हो जाती है। मर्टन कहते हैं कि इतनी ज़्यादा आइडल कंडीशन बना देगा अगर ये मैक्स वेबर, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा नियम हो जाएंगे, और नियम में अगर एक कर्मचारी बध जाएगा तो वो अक्षम हो जाएगा, ठीक है। और क्रोजियर भी संचार में बाधा की बात करता है। सेल्जनिक यहाँ पे बोलता है लचीलापन नहीं होता है। इतनी ज़्यादा आइडल टाइप की कंडीशन बना दोगे तो फिर क्या है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है नौकरशाही, और नौकरशाही में कुछ कुछ सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिए हैं। उन सिद्धांतों पे कुछ लोगों ने आलोचना भी की है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म असंगत है। चेस्टर बर्नार्ड कार्यकारी कार्यों का सिद्धांत, इसमें आपको जो गलत मैच है वो बताना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखना भूल गया मैं लिखना, तो इसका ट्रांसलेशन में कर देता हूँ। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ठीक है। हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। लूथर गुलिक का पोस्ट कॉर्प आपको पता ही है। एल्टन मेयो का क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन। तो इसका आंसर दीजिए आप, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, असंगत बताना, यानी कि जो गलत मैच है, ठीक है। गलत मैच कौन सा है, चेस्टर बर्नार्ड कार्यकारी कार्यों का सिद्धांत, ये तो सही है। देखो हेनरी फ्योल का देखो है ना, प्रशासनिक सिद्धांत ही था। लूथर गुलिक ने ही दिया था पोस्ट कॉर्प का मेथड, ठीक है। और एल्टन मेयो वैज्ञानिक प्रबंधन, ये गलत है, ठीक है। एल्टन मेयो ने वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं दिया था, ये किसी और ने दिया था। ये FW किसने दिया था, टेलर ने दिया था, ठीक है। FW टेलर ने दिया था यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा, यानी डी असंगत है, ठीक है, डी असंगत है। एल्टन मेयो मानवीय संबंधों के सिद्धांत से जुड़े हैं, ठीक है। एल्टन मेयो का याद रखना, ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड जो अलग अलग थ्योरीज हैं उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पे जो वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़े हुए हैं वो कौन जुड़े हुए हैं, वो FW टेलर, फ्रेडरिक W टेलर, ठीक है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। इस पे अगला जो इसका क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं है, आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। डगलस मैकग्रेगर XY थ्योरी दी थी क्या इन्होंने। एंटनी डाउन्स नौकरशाही का आर्थिक सिद्धांत दिया था इन्होंने। इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी दिया था।
पीटर एफ ड्रकर ने परिणामों द्वारा प्रबंधन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव थ्योरी दी थी क्या? डेविड ईस्टन जैविक सिद्धांत दिया था क्या? है ना, इसमें आपको गलत बताना है, ठीक है, गलत यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा, आप सोचिए। यहाँ पे देखो, डगलस मैकग्रेगर XY से जुड़े हैं, बिल्कुल। एंटनी डाउन्स भी जुड़े हैं नौकरशाही से। पीटर एफ ड्रकर परिणामों, MBO आपने पढ़ा होगा, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव थ्योरी, ठीक है, तो ड्रकर उसे जुड़े हैं। डेविड ईस्टन का आपको पता है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, सिस्टम थ्योरी, जिसको हम पॉलिटिकल सिस्टम या सिस्टम थ्योरी से नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सिस्टम थ्योरी के लिए जाने जाते हैं वो, सिस्टम थ्योरी। ये ऑर्गेनिक थ्योरी पता नहीं कौन सी थ्योरी लिखी है, तो ये आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या है, गलत हो जाएगा, ओनली 4, ठीक है। तो ओनली 4 इसका गलत हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या लिखा है। देखो, डेविड ईस्टन राजनीतिक प्रणाली यानी पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी से जुड़े हुए हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। आपको पता है पिछली क्लासेस में, पिछली MCQ की क्लासेस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। क्या बता चुका हूँ कि जो डेविड ईस्टन थे, ठीक है, डेविड ईस्टन, इन्होंने ये बोला था कि एक इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है। जब ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट कोई चीज़ में मिलती है तो उसी को तो बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। आप जानते हो सिस्टम मतलब क्या होता है, जब कोई तंत्र उस पर इनपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वो आउटपुट हो रहा है, तो वो सिस्टम के रूप में काम कर रहा है, तंत्र के रूप में काम कर रहा है। इनपुट के रूप में आपको पता है डिमांड एंड सपोर्ट काम करते हैं, फिर उसके बाद अब आउटपुट के रूप में एक्शन, एग्जीक्यूशंस वगैरह, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, आपको यहाँ पे मैच करना है। विल्फ्रेडो पेरेटो, क्या ये ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए हैं? कार्ल डाइश, ठीक है, आधुनिकीकरण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन से जुड़े हुए हैं। मैक्स वेबर, ये सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स से जुड़े हैं। डेविड एप्टर किससे जुड़े हैं? पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें मैच करना है आपको। तो विल्फ्रेडो पेरेटो किससे जुड़े हुए हैं ये? देखो, मैक्स वेबर का तो फेमस है नौकरशाही सिद्धांत, ठीक है, तो नौकरशाही से हो जाएंगे ये मैक्स वेबर का, ठीक है। तो सी का 1 किस में है? सी का 1 एक ही दिख रहा है आपको, है ना, तो इसके आंसर फटाफट आप टिक कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप इसको और एनालिसिस कर सकते हो। फिर ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, यानी सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स किसका हो जाएगा? विल्फ्रेडो पेरेटो का हो जाएगा, ठीक है। बी का 4 हो जाएगा, यानी कि कार्ल ड्यूशी का क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो जाएगा। और सी का 1 तो है ही, डेविड एप्टर का क्या हो जाएगा? आधुनिकीकरण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मैच कर देंगे, ठीक है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। विल्फ्रेडो सर्कुलेशन एलिट्स, कार्ल डाइश पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, और मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी, और डेविड एप्टर जुड़े हुए हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। ये हो गया है हमारा इसमें। अब अगला क्वेश्चन है ग्रेप वाइन, ठीक है। ग्रेप वाइन एक वर्ड लिखा हुआ है, ये बताना ये किससे संबंधित है ये, ठीक है, ये संबंधित किससे है? जो ग्रेप वाइन वर्ड है ये किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है ये? ग्रेप वाइन इज रिलेटेड टू औपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, अनौपचारिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है आप सोचिए और फटाफट बताइए, ठीक है। मैं एक साइड हो चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अनौपचारिक कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और बोलूँगा यहाँ पे, जैसे मैं साइड में होता तो आप पॉज करके अगर आपको खुद से आंसर देना है, देखो ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी आदत होती है कि आप उस पर खुद दिमाग लगाएं, ठीक है। तो आप वहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, बाकी फिर वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं रुकूंगा यहाँ पे तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनौपचारिक संप्रेषण, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। ग्रेप वाइन वर्ड जो है ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करता है। अब जैसे यहाँ पे एक फोटो मैंने लगाई हुई है, देखो इस फोटो को आप देखो, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन किस तरीके कम्युनिकेशन, ये लोग बातचीत कैसे कर रहे हैं? फॉर्मल तरीके से कर रहे हैं कि इनफॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। ये तो पूरा का लग रहा है कि ऐसा गॉसिप कर रहे हैं ये लोग, है ना, किसी का गॉसिप कर रहे हैं, किसी के पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, चापलूसी, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक बैक साइड क्या हो रहा है? डिस्कशन हो रहा है जो ये लड़की को सुनने को नहीं मिल रहा, मतलब ये सुनना चाहती बट इसको नहीं समझ में आ रहा है क्या है, ठीक है। तो ऐसा कम्युनिकेशन है ना जो इनफॉर्मल हो, है ना,
which spreads unofficially among members of an organization, often through conversation, gossip and rumors और rumors। ठीक है, आपने समझ में आया, gossip और rumors जैसी चीज़ें जब होती हैं ना, तो वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है ग्रेप वाइन कैटेगरी में। और ये ग्रेप वाइन कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कभी कभार कम्युनिकेशन वाली कैटेगरी में। संचार कभी कभार ग्रेप वाइन कैटेगरी वाला भी होता है, कम्युनिकेशन इस कैटेगरी वाला भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है, आप इसको पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको नहीं वाला बताना है, कौन सा इनकरेक्ट मैच है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको गलत बताना है कौन सा मैच। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, क्या इनकी बुक है? अमिताई एट जियोनी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, क्या ये गलत है? ड्वाइट वाल्डो आइडियाज़ एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या ये गलत है? या रेंसिस लिकर्ट द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये गलत है? आपको बताना है कि कौन सा गलत है इसमें। ठीक है, बताइए फटाफट। तो देखो, इसका गलत आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमिताई एट जियोनी। ठीक है, ये गलत है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो बुक है ना, ये जो है ये किसकी बुक है? ये फ्योल की बुक है जहाँ तक, ठीक है, मुझे जहाँ तक इस पे सॉरी पीटर एफ ड्रकर की बुक है। ठीक है, पीटर एफ ड्रकर की बुक है, सॉरी इसमें पीटर एफ ड्रकर की बुक है ये। और जो अमिताई एट जियोनी है, ठीक है, वो इससे संबंधित लेखक नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किसकी बुक है, किसकी रचना है? ठीक है, वो किसका सिद्धांत है? वो है पीटर एफ ड्रकर का। ठीक है, अमिताई एट जियोनी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट वाला ये गलत हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिद्धांतों का सही कालानुक्रम बताना है आपको। ठीक है, कोई ऐसी कई सारे ऐसे थ्योरीज आई हैं, डॉक्ट्राइन्स आई हैं टाइम टू टाइम, आपको उनको ऑर्डर में बताना है कि सबसे पहले कौन सी आई थी, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई। ठीक है, तो एक ऑर्डर होता है, उस क्रम के आधार पे आपको बताना है कि कौन सा उपागम कब आया है। तो सबसे पहले आपको बताना है कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। इसमें ऑप्शन लिखना भूल गया है। ठीक है, मतलब इसमें ऑप्शन डालना भूल गया। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आप इसी से बता दो कि कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, कौन सा बाद में आया। ये इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, ऑप्शन डालना मैं भूल गया इसमें। ठीक है, तो आप इसी के माध्यम से बता सकते हो कि पहले कौन सा है। मानवीय संबंधों का सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, बेवर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, न्यूटन लोक प्रबंधन यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, और निर्णयन सिद्धांत यानी डिसीजन मेकिंग थ्योरी। सबसे पहले क्या आया था? देखो, आप सोचो, इसमें समझो क्या हो सकता है। अब मैं इसका आंसर देता हूँ। देखो, मानवीय संबंध वाला बाद में आया था, आपको पता होना चाहिए। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सबसे पहले दे दिया था, तो नौकरशाही वाला सबसे पहले हो जाएगा, इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा? ये। फिर मानवीय संबंध वाला दूसरा हो जाएगा, दूसरे नंबर। फिर आया था ये, फिर आया था निर्णयन सिद्धांत, ये थर्ड कैटेगरी का हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पे आया था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है मिनोब्रुक एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, एक मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके माध्यम से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारे जो फॉल्ट्स थे, ठीक है, कई सारी जो कमियां थी, कई सारे जो बुराइयां थी, उनको दूर करके हमने क्या किया था? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका? सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट, फिर उसके बाद हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ये है 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3 जिसका भी सही है वो यहाँ पे सही है। ठीक है, इसका देखो 2 1 4 3 ये सही हो जाएगा। देखो, अब एक डेट थोड़ा सा क्लियर करना, ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी थी वो अर्ली 90s में 1900 में आई थी। ठीक है, 1900 की जो दशक था उसमें आई थी ये थ्योरी, उसमें ये सिद्धांत का प्रतिपादन बेवर ने किया था। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है 1920-30 के बाद आया था। फिर डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन का है, 1940 के आसपास आया था, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971-1980 के आसपास देखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मिनोब्रुक सम्मेलन आपको पता है 1967-68 के आसपास हुआ था ये, उसी के बाद फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरुआत हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको मैच करना है। देखो, मैच यहाँ पे क्या करना है, FW टेलर लिखा है, फिर आपको क्या ये किससे मैच कर रहा है? ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से,
या फिर ये हर्बर्ट साइमन इकोलॉजिकल अप्रोच से जुड़ा हुआ है। एल्टन मेयो क्या है, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। क्या एफ.डब्ल्यू. रिक्स डिसीजन मेकिंग से जुड़ा हुआ है। तो आप सही बताओ इस पर क्या हो सकता है। मैच करना है, यहाँ पे गलत नहीं बताना है, मैच करना है, ठीक है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करता है, ये तो देखो सही है, अभी हम जस्ट पढ़ के ही आए हैं, शुरुआती क्वेश्चन ही था, ठीक है, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक डब्ल्यू. टेलर से जुड़ा हुआ है। हर्बर्ट साइम, तो यानी कि ए का देखो फर्स्ट किस पे है, ए का फर्स्ट ए में ही है ना। तो देखो एक हमने सही मैच किया, उससे आंसर हमें मिल गया, ठीक है। मतलब आप कोशिश ये किया करो एग्जाम में कि एक आपको अगर सॉलिड पता है, ठीक है, मेरी एक एडवाइस है, जो भी आपको ऐसे इन चारों में से मुझे अच्छे से कंफर्म ये पता था, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पता था, तो आप फिर इसको आपने देखा इससे मैच हो रहा है, आप देखो ये इसमें कौन सा ये सही बन रहा है, ठीक है, ऑप्शन में कौन सा सही बन रहा है, फिर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। वरना क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट बेसिस पे आते हैं ना, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, और वहाँ पे हम सही क्वेश्चन जो हमसे बन रहा होता है ना, वो भी हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है। हर्बर्ट साइमन, अब हर्बर्ट साइमन के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, हर्बर्ट साइमन का आप जानते हो, हर्बर्ट साइमन जुड़ा हुआ है डिसीजन मेकिंग से, ठीक है। और देखो एफ.डब्ल्यू. रिक्स का मैं पिछली क्लासेस में एमसीक्यू जब करवा रहा था, तो मैंने एक अप्रोच बताई थी, वो थी इकोलॉजिकल अप्रोच, उससे जुड़ा हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर था वो एफ.डब्ल्यू. रिक्स था, ठीक है। तो उसको आप कनेक्ट कर देना। और एल्टन मेयो जुड़ा हुआ है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है व्यक्ति है ये। सी का 3 एंड डी का 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, टेलर जुड़ा हुआ है साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइमन डिसीजन मेकिंग थ्योरी, मेयो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट और इकोलॉजिकल अप्रोच से रिक्स जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे इसमें क्वेश्चन हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आपको एक असर्शन दे रखा है और उसका रीजन दे रखा है, ठीक है। आपको असर्शन दे रखा है और उसका फिर कारण बता रखा है, कथन एक कारण है, ठीक है। हर्बर्ट साइमन ने प्रत्यक्षवादी उपागम अपनाया, क्या ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको सोचना है, मैं आंसर नहीं दूंगा। यह मानना है कि, है ना, उसका मानना, मतलब यहाँ पे साइमन के लिए कहा गया है कि उसका मानना है कि मूल्यों की अपेक्षा तथ्यों पर ध्यान देने से प्रशासन को वैज्ञानिक रूप दिया जा सकता है। क्या ये सही है क्या कि हर्बर्ट साइमन जो है वो प्रत्यक्षवादी उपागम को अपनाता है, फिर वो कहता है कि मूल्यों की अपेक्षा आपको तथ्य पे फोकस करना चाहिए, तभी आप उसको वैज्ञानिक रूप दे सकते हो प्रशासन को, ठीक है। तभी आप कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं उनको एक साइंटिफिक कैटेगरी में ले जा पाओगे, ठीक है। तो क्या इसमें सही है, दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए, ठीक है, क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो इसका आंसर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। हर्बर्ट साइमन जाना जाता है, देखो हर्बर्ट साइमन को जो समय काल था ना, वो बिहेवियरलिज्म का काल था, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी नई नई थ्योरीज आ रही थी, ठीक है, ट्रेडिशनल वे में, और बिहेवियरलिज्म का समय काल भी चल रहा था उसी वक्त। तो हर्बर्ट साइमन थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच में पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ना, उस पर थ्योरीज, उस पर फैक्ट्स, उस पर आंकड़े इकट्ठे करना, ये सब काम किया करता था वो साइंटिफिक वे में। अब साइंटिफिक वे में जब भी किसी चीज़ का डिस्कशन होता है ना, याद रखना वहाँ पे वैल्यूज़ यानी कि मूल्यों को जो है ना बहुत कम ध्यान दिया जाता है, वैल्यूज़ पे कम फोकस किया जाता है, ठीक है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। देखो साइमन जो था एक व्यवहारवादी व्यक्ति था, ठीक है, विचारक था। वांटेड टू डेवलप अ साइंटिफिक बेस, ठीक है, साइंटिफिक बेस डेवलप करना चाहता था फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय सेपरेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम वैल्यूज़। याद रखना फैक्ट्स और वैल्यूज़ के बीच में क्या होता है, लड़ाई होती है। कहाँ पे, जब बात आप करते हो प्रत्यक्षवाद उपागम की, जब आप बात करते हो व्यवहारवादी उपागम की, ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांतों की। देखो व्यवहारवाद में आप याद रखना, व्यवहारवादी सिद्धांत में एक बात ये बोली गई थी, इसका जो प्रणेता माना जाता है व्यवहारवादी सिद्धांत का, वो माना जाता है डेविड ईस्टन, ठीक है। और डेविड ईस्टन ने एक बात बहुत अच्छे से बोली थी, ये अमेरिका में शिकागो यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा प्रोफेसर था, ठीक है। तो इसने ये बात बोली थी डेविड ईस्टन ने कि देखो कभी भी पॉलिटिकल जो थ्योरीज हैं, थीसिस हैं, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, थीसिस हैं, उनको फैक्ट बेसिस पे क्या है स्टडी करना चाहिए, ठीक है। वो कहता है
फैक्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सर्वे को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देने के खिलाफ था ये, ठीक है। वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि वैल्यूज़ क्या होती है, हर एक व्यक्ति की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। याद रखना, साइंस कहती है कि साइंस का जो भी प्रिंसिपल होता है वो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे इंडिया में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे जापान में बैठा हुआ व्यक्ति हो, साइंस सबके ऊपर बराबर तरीके से अप्लाई होती है। समझ में आई बात? बट किसी व्यक्ति ने अगर उसमें साइंस के अलावा वैल्यूज़ जोड़ दी, तो वैल्यूज़ क्या होती है, यानी मान्यताएं हो सकती हैं आपकी, या फिर आपके मूल्य हो सकते हैं। वैल्यूज़ हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, तो फिर वो साइंटिफिक नहीं माना जाएगा, उस चीज़ को हम साइंटिफिक नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, अगर किसी चीज़ का साइंटिफिक स्टडी करना है, साइंटिफिक कैटेगरी मान करके आपको उसको डील करना है, तो आपको एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जाना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिविटी पे जाना पड़ेगा, सब्जेक्टिविटी को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। इसलिए डेविड ईस्टन की जो बात है ना, पॉलिटिकल थ्योरीज थीसिस को आप फैक्ट पे स्टडी करो, सर्वे करो। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लो जैसे अभी अभी चुनाव ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो मान लो डेविड ईस्टन है और उसके शिष्य हैं, तो डेविड ईस्टन और उसके शिष्य से अगर व्यवहारवादी उपागम के आधार मान के चुनाव को स्टडी करें, सर्वे करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हर एक व्यक्ति के पास जाएंगे, बोलेंगे कि आपने किसको वोट दिया, कितना, मतलब कितने कितने एरियाज़ में किन किन जातियों ने किस किस को वोट दिया, किस किस धर्म ने किस किस पार्टी को वोट दिया, मतलब वो ऐसे ऐसे आंकड़े इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके आधार पे अपना निष्कर्ष निकालेंगे कि ये जाति इसी को वोट देती है, ये जाति ये धर्म इसी को वोट देता है, ये कम्युनिटी इस पार्टी को ही वोट देती है। मतलब उन्होंने मतदान व्यवहार, जो वोटिंग बिहेवियर है, वो समझ लिया, ठीक है। देखा जाए तो वो सही बात है उनकी। बट अब क्या है, वही चीज़ आप किसी और देश में चले जाओ, तो क्या पता वो चीज़ उस देश में अप्लाई हो या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिफिक जो एक स्टडी करना होता है ना, वो हर तरीके से सही भी नहीं है और कुछ मामलों में सही भी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, यहाँ पे बाकायदा फैक्ट्स को फोकस किया जाता है, यहाँ पे सर्वेज को फोकस किया जाता है, ठीक है। तो वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस कहीं कहीं देना ज़रूरी हो भी जाता है और कहीं कहीं देना ज़रूरी नहीं भी होता है, ठीक है। अब वो बात ऐसी है कि आप अगर पॉलिटिकल थ्योरीज़ को बहुत गहराई में पढ़ोगे तो वो आपकी खुद की अप्रोच है कि आपको किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, आप किस क्षेत्र में स्टडी कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे उस हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, आपको वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देनी है कि फैक्ट्स को इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। तो आप ज़रूरी है कि आप गहराई से अध्ययन करो। मेरी एक सलाह है आपको कि आप गहराई से अध्ययन करो चीज़ों का, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आ पाएंगी, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाता है 10वें नंबर का, ठीक है। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही, इसकी वकालत किसने की? कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। आपने इस वर्ड को बहुत कम सुना होगा, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। क्या होती है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, हम इसको समझेंगे। इसका आंसर पहले दो आप। हु एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया? इंडिया में वो भी पूछ रहा है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से कौन किसने दिया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, सरदार पटेल ने, मोरारजी देसाई ने, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए, पॉज करके बताइए। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी आंसर हो जाएगा। देखो इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी बात की थी। इंदिरा गांधी प्रमोटेड अ ब्यूरोक्रेसी कमिटेड टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विच रिड्यूस्ड न्यूट्रलिटी, ठीक है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या हो सकती है, प्रतिबद्ध नौकरशाही, ठीक है। प्रतिबद्ध नौकरशाही एक प्रकार से कैसी होती है, जो लक्ष्योन्मुखी होती है, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, वैल्यूज़ को भी वहाँ तो दिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ हर चीज़ में नियम घुसेड़े नहीं जाते हैं, जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर हो रहा है, जो भी हम ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से जो भी जनता तक जो भी व्यवस्थाएं, नीतियाँ, योजनाएं संचालित कर रहे हैं, क्या उसका कोई परिणाम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। हम कहीं ना कहीं उस चीज़ में प्रतिबद्ध है कि नहीं है, उस तरीके से चीज़ों को डील करना कमिटेड ब्यूरोक्रेसी में आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप इसमें अच्छे से समझ पाओगे कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप समझना कि आपके कौन कौन से टॉपिक कमज़ोर रह गए हैं, ठीक है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। वैसे तो ये रिक्वेस्ट मुझे सबसे पहले करनी थी इस वीडियो के, लेकिन अभी कर रहा हूँ कि आप सभी वो जो क्वेश्चंस यहाँ पे हो, या जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊँ आपको,
तो उन क्वेश्चन में कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए, या कौन सा ऐसा टॉपिक जो आप नहीं पढ़ पाए हो, आपको कभी समझ में ही नहीं आया जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, तो आप मुझे कमेंट में बताया करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू तो करेंगे, वो एक कोई ना कोई ऐसा टॉपिक उठा के उस पर डिस्कशन भी कर लिया करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक वर्थ इट वाला काम भी होता रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पोस्ट कॉर्प शब्द का प्रयोग किसने प्रशासनिक कार्यों को वर्गीकृत करने हेतु किया था, ठीक है। पोस्ट कॉर्प आपने पढ़ा होगा, ये वर्ड बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, बहुत ही सिंपल वर्ड है, मतलब इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। तो इसका प्रयोग किसने अपने प्रशासनिक कार्यों को वर्गीकृत करने के लिए किया था? हर्बर्ट साइमन ने किया था, चेस्टर बर्नार्ड ने किया था, लूथर गुलिक ने किया था, या वुड्रो विल्सन ने किया था? आपको पता है लूथर गुलिक इसका आंसर सही है। लूथर गुलिक ने ही इस कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया था पोस्ट कॉर्प का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लूथर गुलिक हो जाएगा, ठीक है। देखो इस पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म आप देख लो, पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, और ओ फॉर कोऑर्डिनेशन, और आर फॉर रिपोर्टिंग, ठीक है, और बी फॉर बजटिंग, ठीक है, बी फॉर बजटिंग। यहाँ पे CO मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग। तो ये पोस्ट कॉर्प का क्या है, सिद्धांत है। ये पोस्ट कॉर्प के सिद्धांत किसी भी बड़ी संस्था में अगर किसी को अच्छे से मैनेजमेंट करना है, ठीक है, चाहे वो संस्था प्रशासनिक संस्था हो, चाहे वो कार्यकारी संस्था हो, चाहे वो विधायी संस्था हो, किसी भी टाइप की संस्था है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वहाँ पे अगर उसको अच्छे से मैनेजमेंट करना है तो मैनेजमेंट के लिए उसमें ज़रूरी है ये सिद्धांत को आप इस तरीके से इस चीज़ को डील करो, ठीक है, पोस्ट कॉर्प के आधार पर। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा संचार उपागम पे, ठीक है। कम्युनिकेशन जो अप्रोच है, कम्युनिकेशन जो अप्रोच है, इसका आविर्भाव किससे माना जा सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन अप्रोच किससे इसका आविर्भाव, मतलब किससे इसका जन्म हुआ है, ठीक है, आपको बताना है। द ओरिजिन ऑफ कम्युनिकेशन अप्रोच कैन बी ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, किससे इसका जन्म हुआ है, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, नृविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, या फिर साइबरनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साइबरनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इसका आंसर साइबरनेटिक इंजीनियरिंग हो जाएगा। देखो कम्युनिकेशन जो अप्रोच होती है, कम्युनिकेशन अप्रोच में क्या है, संचार की बातें होंगी, सीधी सी बात है, प्रशासन में संचार कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, उसकी बातें होंगी। तो साइबरनेटिक जो होता है ना, साइबरनेटिक जो अप्रोच होती है, साइबरनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है, वो इंटरडिसिप्लिनरी एक साइंस है, ठीक है। इसमें होता ये है कि जो कम्युनिकेशन होता है और जो कंट्रोल होता है, उसकी जो प्रोसेस होती है उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है, स्टडी किया जाता है, और मशीनों और जीवित प्राणियों में किस रूप में कम्युनिकेशन हो सकता है, किस प्रकार से उसको नियंत्रित किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको मतलब संभव बनाया जा सकता है, वो चीज़ें होती हैं। और इसमें महत्वपूर्ण नाम याद रखो बहुत अच्छे से, कार्ल डब्ल्यू डाइश, ठीक है, या ड्यूश बोल सकते हैं, कार्ल डब्ल्यू डाइश, ठीक है। इस विद्वान ने इसको कहीं ना कहीं अच्छे से प्रतिपादित किया था, और इसकी एक बुक है, बहुत फेमस बुक है, बहुत अच्छे से इसको याद कर लो, रट लो, द नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट, द नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट। इस बुक को बहुत सॉलिड तरीके से याद कर लो, ठीक है। नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, ये कि सरकार की तंत्रिकाएं, सरकार की नाड़ियाँ, जैसे हमारे हाथों में बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, तंत्रिकाएं हैं, ठीक है, नसें हैं, तो वो कैसे हमारे हमारे शरीर को नियंत्रित कर सकती हैं, हमारे हर एक ऑर्गन को नियंत्रित कर सकती है। वैसे ही सरकार की भी कई सारी नाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उसको सरकार को फिर हर एक ऑर्गन को अपना नियंत्रित करना है, हर एक विभाग को, हर एक अंग को अगर नियंत्रित करना है तो उसको क्या है, उन नर्व्स से कहीं ना कहीं हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें संचार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। संचार की भूमिका कैसे होती है महत्वपूर्ण, ठीक है, संचार की भूमिका को राजनीतिक प्रशासनिक प्रणालियों में तंत्र के रूप में माना जाता है। मतलब ये संचार अपने आप में वो नाड़ियाँ ही हैं, वो नर्व्स हैं, ठीक है। आप देख रहे हो कितनी महत्वपूर्ण बात इन्होंने बोली थी, बहुत अच्छी बात भी है। इससे सूचना का प्रभाव, फीडबैक, निर्णय प्रणाली इस संगठन के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने शरीर के लिए तंत्रिकाएं, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे समझो, अगर मान लो मुझे कोई योजना लागू करनी है, मान लो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई योजना लागू करनी है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले पता लगाएंगे ना कि उस किस कम्युनिटी के लिए मैं योजना लाऊं, अभी ज़रूरत किसको है सबसे ज़्यादा, और कौन सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो एक पता करने की जो एक व्यवस्था है कि पता तो चले कि किसके लिए लाएं योजना, तो ये पता कैसे चलेगा, जब संचार होगा, जब कम्युनिकेशन होगा, बॉटम टू टॉप अप्रोच में जब कम्युनिकेशन होगा तभी तो पता चलेगा। तब जब सूचना का प्रवाह होगा, जब फीडबैक मिलेगा, तभी तो हम निर्णय ले पाएंगे, जब हम डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, ठीक है। ये होता है तरीका।
अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है भारत की में लोकपाल, ठीक है, भारत में लोकपाल की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भारत में जो लोकपाल आया था, भारत में जो लोकपाल की व्यवस्था आई थी, ये किस आयोग ने रिकमेंड किया था इसको। तो क्या आंसर हो सकता है इसका, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो 1966 में आया था, सरकारीय कमीशन जो 1983 के आसपास आया था, पुंची कमीशन जो बाद में आया था, ठीक है, कोठारी कमीशन जो है ना ये 60-70s के आसपास आया था, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो बेसिक सा आंसर है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन आया था, ये इस कमीशन की सिफारिश से आया था ये लोकपाल, ठीक है। भारत में जो लोकपाल की व्यवस्था सबसे पहले अगर चर्चा में आई थी या लाइमलाइट में आई थी तो वो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन की सिफारिश के बाद आई थी, ठीक है। इसका डिटेल में एनालिसिस ये रहा आपके सामने और ये आपको पता ही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो किस पे आधारित है, राजकीय पुरुष। सुनना ध्यान से, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आप इसका क्या करना, पॉज करके इसको आंसर देना, ठीक है, बहुत गहराई से समझना है इसको, ठीक है। निम्न में से किसने राजकीय पुरुष यानी मैन ऑफ स्टेट और राजनीतिक पुरुष यानी मैन ऑफ पॉलिटिक्स, इसके बीच में अंतर किया था। मैन ऑफ स्टेट और मैन ऑफ पॉलिटिक्स के बीच में डिफरेंस किसने किया था, ठीक है, किसने उनके बीच में अंतर बताया था। हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन मैन ऑफ स्टेट और मैन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। अगर इसका आंसर देखो फैक्चुअल तो है वैसे, लेकिन इनके मीनिंग बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको अगर इनके मीनिंग पता चल गया तो बहुत अच्छे से आप अपनी बुद्धिमत्ता विकसित कर पाओगे कि हाँ प्रशासन में आपको कुछ तो आता है, देखो, ठीक है। तो किसने ये दिया था, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं किसने दिया था, राजकीय पुरुष और राजनीतिक पुरुष, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो राजकीय और एक राजनीतिक। और यहाँ पे गहराई से देखो तो मैं कुछ खास वर्ड देखने को मिलेगा, वो है कि ये यानी राजकीय वर्ड है यहाँ पे लिखा है, यानी कि स्टेट, यहाँ पे राजनीतिक लिखा है, ठीक है। तो इतना सा अंतर है बस दोनों में, ठीक है, पीछे एक प्रत्यय लगा हुआ है बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मैक्स वेबर। देखो राजकीय पुरुष मतलब ये होता है एक आईएएस ऑफिसर, एग्जाम्पल लो, ठीक है। और राजनीतिक पुरुष होता है एक नेता, एक मंत्री, ठीक है, इसमें आ जाता है एक मंत्री। अब आप तो कहानी समझ ही गए होगे, अब आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है वो किस में आती है, मैन ऑफ स्टेट कैटेगरी में आती है, और जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो आते हैं मैन ऑफ पॉलिटिक्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आपको पता है फिर ये किस तरीके से काम करते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होते हैं और ये सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होते हैं। फिर ये थोड़ा सा क्या होते हैं, नियम पे चलते हैं, नियम आधारित बहुत होती है इनकी व्यवस्थाएं, इनमें पद सौपान होता है, ठीक है, हर चीज़ होती है। मंत्रियों में क्या होता है आपको पता है, पॉलिटिक्स में जो होते हैं वो उनके कुछ खास ऐसे नियम होते नहीं हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपको पता होना चाहिए व्यवस्था। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ इसका देखो आपको मैक्स वेवर आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। राजकीय पुरुष जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, यहाँ पे भी देख लो आप ऑफिशियली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि राजकीय जो पुरुष होते हैं वो नौकरशाह होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो नियम तटस्थता के आधार पे मतलब जो न्यूट्रल होकर चलते हैं। देखो मंत्री वगैरह कभी न्यूट्रल होते हैं क्या, आज इस पार्टी, आज इस विचारधारा, आज उस विचारधारा, ठीक है, आज इस पार्टी को तो कल उस पार्टी को सपोर्ट, ठीक है, ये रहता है उनका नेताओं का, ठीक है। बट ब्यूरोक्रेटिक जो लोग होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो क्या होती है, तटस्थ होती है, वो न्यूट्रल होती है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। जबकि यहाँ पे राजनीतिक जो पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं, राजनीतिक जो लोग होते हैं वो सत्ता और नीति निर्माण से जुड़े होते हैं और प्रशासन और राजनीतिक अलग अलग क्षेत्रों को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात आप याद रखो। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नियंत्रण और अनुशासन, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन किस प्रकार के प्रशासनिक कार्य हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नियंत्रण और अनुशासन, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन लिखा हुआ है, किस प्रकार के ये प्रकार के प्रशासनिक कार्य हैं, ठीक है। किस प्रकार के प्रशासनिक कार्य हैं, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है ये, किस कैटेगरी में आता है ये आता है पर्यवेक्षण कैटेगरी में, ठीक है, याद रखना पर्यवेक्षण कैटेगरी में। ठीक है, अनुशासन यानी डिसिप्लिन और कंट्रोल पर्यवेक्षण कैटेगरी में आता है, इस प्रक्रिया का हिस्सा है और ये सुनिश्चित करता है कि अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट जो स्टाफ है वो नियमों और मानकों के अनुरूप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। वही है कि जो आपसे नीचे काम कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी वो अगर सही से कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पता कैसे चलेगा वो चीज़, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा पर्यवेक्षण के माध्यम से, जब आप पर्यवेक्षण करोगे उनका, ठीक है, फिर उसके बाद आप उनके ऊपर नियंत्रण भी रख पाओगे।
सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005 का उद्देश्य क्या है? ठीक है, उद्देश्य क्या है आप पढ़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट 2005 क्या है इसका आंसर? गोपनीयता बनाए रखना, मेंटेन सीक्रेसी, पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाना, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, आर्थिक सहायता देना यानी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, प्रशासनिक स्वायत्तता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर क्या? देखो, आरटीआई का मेन उद्देश्य ये था कि हमारे देश में जो सूचना की प्राप्ति है, इतने सारी चीज़ें हो रही हैं देश में, इतना बड़ा लोकतंत्र है देश, और देश में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसकी सूचना उस देश की जनता को ही नहीं पता चल रही है। देश में इतनी सारी पॉलिसीज, इतनी सारी योजनाएं बन रही हैं, लेकिन उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा, जनता को तो पता चले कम से कम। और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो जनता उससे वाकिफ़ नहीं थी। तो सरकार, आपको पता है, ऐसी चीज़ों से तो बचती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे जजमेंट था कि सूचना का अधिकार होना चाहिए। तो सूचना का अधिकार 2005 में दिया गया एक्ट के माध्यम से, और आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट माना है। ठीक है, तो जो सूचना का अधिकार है वो आपको किस प्रकार का एक उद्देश्य प्राप्ति के लिए दिया गया था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखो, गोपनीयता बनाना थोड़ी था, इससे गोपनीयता तो ख़त्म करना था। पारदर्शिता और जवाबदेही, हाँ, ये हो सकता है। आर्थिक सहायता जैसा कुछ इसमें था है नहीं। प्रशासनिक स्वायत्तता इसमें भी नहीं, प्रशासनिक स्वायत्तता तो से कुछ मिलने नहीं वाली। तो जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप देख सकते हो, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने प्रिज्मीय मॉडल, ठीक है, प्रिज्मेटिक मॉडल को प्रस्तावित किया था? हु डेवलप द प्रिज्मेटिक मॉडल? ठीक है, हु डेवलप द प्रिज्मेटिक मॉडल, किसने दिया था ये प्रिज्मेटिक मॉडल? बहुत अच्छा वर्ड है, ये आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन ने दिया था क्या, ड्वाइट वाल्डो ने दिया था, या फिर फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने दिया था, या फिर अल्फ्रेड डायमंड ने? ठीक है, किसने दिया था ये प्रिज्मेटिक मॉडल? ठीक है, देखो, फैक्चुअल क्वेश्चन है इसका, तो आपको रटना पड़ेगा। ये ऐसे कुछ मॉडल्स हैं, अप्रोचेस हैं, वो बिल्कुल याद होने चाहिए, है ना। इसका आंसर हो जाएगा FW रिक्स। ठीक है, फ्रेड रिक्स जो है डेवलप द प्रिज्मेटिक मॉडल टू एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेटिव इन ट्रांजिशनल सोसाइटीज़। ठीक है, जो ट्रांजिशनल सोसाइटीज़ होती हैं उसमें किस तरीके से प्रिज्मेटिक मॉडल, मतलब उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें प्रिज्मेटिक मॉडल को प्रतिपादित किया गया था फ्रेड रिक्स के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो, ये ट्रांसलेशन कितना ऊटपटांग तरीके का है, इसलिए ज़रूरत है यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको अगर आपने पहली बार में नहीं समझा, तुरंत आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पे चले जाओ उसको। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको समझ में आएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम द वन हेड टू अनदर विद इन द सेम डिपार्टमेंट इन द बजट इज कॉल्ड। मतलब सीधी सी बात वो कह रहा है कि जैसे एक डिपार्टमेंट है, मान लो ये हेल्थ मिनिस्ट्री है, मान लो, या हेल्थ डिपार्टमेंट है। ठीक है, क्या है, हेल्थ डिपार्टमेंट है ये। ठीक है, इसको फंड मिला है 100 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसको फंड मिला है 100 करोड़ रुपए का। ठीक है, 100 करोड़ रुपए का है। अब इसके अंदर दो क्या है, छोटे छोटे क्या है, सब डिपार्टमेंट या सब कैटेगरी के टाइटल बना रखे हैं। ठीक है, एक ये हेड बना रखा है, ये हेड बना, मतलब ऐसे कई सारे बना रखे होंगे। जैसे मान लो ये दवाइयों का है, मेडिसिन से रिलेटेड है, ये डॉक्टर से रिलेटेड है, हेल्थ वाला है ना डिपार्टमेंट, ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है मान लो। ठीक है, ये नर्सेज से रिलेटेड है, ये अलग अलग जो सप्लाईज है, मशीन्स वगैरह हैं जो हॉस्पिटल्स को भेजी जाती हैं, ये उससे रिलेटेड है। तो अब 100 करोड़ रुपए हैं, इस 100 करोड़ का बंटवारा होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है जो बजट दिया जाता है, शीर्षक से धन को उसी विभाग से दूसरे विभाग में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको अगर ट्रांसफ़र करना है इस तरीके से बजट को, मान लो ये एक हेड है, ये वन हेड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हेड्स हमने बना रखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे मान लो ये मेडिसिन वाला जो हेड है, इसकी कुछ पैसे हमें क्या करना है, इस हॉस्पिटल वाले को देना है मान लो। ठीक है, यानी वन हेड से पैसा इस दूसरे हेड को जाने वाला है, तो क्या इस तरीके से जा सकता है? और जा सकता है तो उसको क्या नाम देंगे? ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या बुलाएंगे, क्या कहेंगे उस प्रक्रिया को, ये आपको बताना है। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो देखो यहाँ पे कहने की बात है कि 100 करोड़ रुपए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट यानी स्वास्थ्य विभाग को दिए थे। उसको बोला था कि 10 करोड़ रुपए तुम दवाइयों पे खर्च करना, 20 करोड़ रुपए तुम हॉस्पिटल्स पे खर्च करना। ठीक है,
दवाइयों पे मान लो 5 करोड़ रुपए ही ज़रूरत पड़े, बाकी के 5 करोड़ रुपए बच गए, ठीक है। तो अब ये एक्स्ट्रा 5 करोड़ रुपए जो देगा ये इसको दे रहा है, ठीक है। अब अपने ही अंदर बांट रहा है किसी को, अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर दूसरे हेड को दे रहा है 5 करोड़ एक्स्ट्रा जो बचे हैं, ठीक है। तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 25 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ज़रूरत हमें मेडिसिन के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, लेकिन हमें मिल गए 10 करोड़ रुपए, ठीक है। तो हमने एक्स्ट्रा 5 करोड़ रुपए हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए भेज दिए अपने ही डिपार्टमेंट में। तो ये जो किया है हमने डिपार्टमेंट के अंदर ही जो हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र सिर्फ बोल देंगे क्या, पुनः आवंटन रीएलोकेशन बोल देंगे, या रीएप्रोप्रिएशन बोलेंगे, या फिर जोनल एलोकेशन बोलेंगे। क्या आंसर हो सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रीएप्रोप्रिएशन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रीएप्रोप्रिएशन, समझ लो आप इस चीज़ को। इसको बोलेंगे पुनः विनियोजन, ठीक है। जब एक ही विभाग के भीतर आप क्या करते हो, बजट के किसी शीर्षक से धन को एक अदर हेड में ले जाया जाता है तो उसे पुनः विनियोग यानी रीएप्रोप्रिएशन कहा जाता है, या व्यय की प्रक्रिया या व्यय की प्राथमिकता को बदलाव को दर्शाता है, ठीक है। ये होता है क्या, रीएप्रोप्रिएशन ऑफ बजट, ठीक है। उसी बजट के पैसे को हमने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, उसको नॉर्मली ट्रांसफ़र नहीं बोलेंगे। परफॉर्मेंस बजट, ठीक है, बजट वाले क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। परफॉर्मेंस बजट यानी निष्पादन बजट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है, या फिर ये परफॉर्मेंस बजट किसने कॉइन किया था, किसने दिया था ये परफॉर्मेंस बजट, किसने दिया था ये, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने दिया था ये, या यूएसए का एक फर्स्ट हूवर कमीशन था उसने दिया था, या यूएसए का सेकंड हूवर कमीशन था उसने दिया था, या भारतीय प्राक्कलन आयोग यानी इंडियन प्लानिंग कमीशन ने दिया था ये, ठीक है, एस्टिमेट कमीशन ही बोल सकते हैं इसको। तो किसने दिया था ये, आप इसका आंसर दो फटाफट, ठीक है। मैं एक साइड हो जाता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा यूएसए का फर्स्ट हूवर कमीशन, ठीक है। फर्स्ट हूवर कमीशन ने ये व्यवस्था दी थी परफॉर्मेंस बजट की, ठीक है। अब आप समझो परफॉर्मेंस बजट क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो फर्स्ट हूवर कमीशन क्या कहता है कि फर्स्ट हूवर कमीशन 1949 में ये कहता है कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, एक परफॉर्मेंस बजट की व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। इसने बोली थी बात, फर्स्ट हूवर कमीशन जो यूएसए का था, इसने परफॉर्मेंस बजट शब्द का प्रयोग किया था, कॉइन किया था इसने, ठीक है। इसने सिफारिश ये की थी कि 1950 से अमेरिका में इस प्रणाली को अपनाया जाए, ठीक है, और अपनाया भी गया। भारत में 1968 में एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की सिफारिश पर इसे लागू भी किया गया। फिर हमारे भारत में भी इस परफॉर्मेंस बजट को लागू किया गया। देखो परफॉर्मेंस बजट मतलब ये होता है, ये दिखाता है कि पैसा, देख ध्यान से समझना, पैसा कहाँ, ठीक है, एक वर्ड आया, पैसा कहाँ कितना खर्च हुआ, और साथ साथ उसमें ये क्या उसके परिणाम यानी क्या आउटपुट प्राप्त हुए ये बताता है। देखो ज़्यादातर बजट जो बनते थे पहले के समय में वो ऐसे बनते थे कि अगर 5,000 करोड़ रुपए मिले हैं तो आपको मिले हैं कितने मिले ये पता था, कहाँ से मिले हैं, किस डिपार्टमेंट को मिले हैं, ठीक है, ये पता था। अब वो इम्प्लीमेंट, वो जो पैसे मिले हैं उससे कुछ योजनाएं जो व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे परिणाम क्या निकला, वो बहुत कम ध्यान दिया जाता था। बट परफॉर्मेंस चेक करने की बात जो है ना फिर बाद में आई थी 1966 के बाद भारत में, 1950 में अमेरिका में, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है कितनी अच्छी व्यवस्था है आप कह सकते हो। इससे क्या हुआ, बजट का जो है या पैसे का जो है, जो फंड का है, वो बिल्कुल बहुत ही अनुशासनात्मक तरीके से, बहुत ही सत्यापित तरीके से उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। उसमें कैग जैसी संस्थाएं बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, गैग प्लांक, ठीक है। गैग प्लांक का संबंध किससे है, ठीक है। गैग प्लांक इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे जुड़ा हुआ है ये गैग प्लांक, किससे जुड़ा हुआ है, इक्विटी से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन है इक्विटी, स्तर शेषांतरण लेवल जंपिंग, ठीक है, या फिर पहल, या फिर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनिशिएटिव्स या अभिप्रेरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मोटिवेशन, ठीक है। तो किससे जुड़ा हुआ है ये, देखो गैग प्लांक जुड़ा हुआ है, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। गैग प्लांक जुड़ा हुआ है स्तर, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा बी वाला, स्तर शेषांतरण, ठीक है, लेवल जंपिंग, ठीक है, लेवल जंपिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो गैग प्लांक को ऐसे समझो कि गैग प्लांक जुड़ा हुआ है संचार से, पहले मेरी बात समझना, संचार से, ठीक है।
आपको कोई व्यक्ति आदेश देता है तो आप उसको करते हो। मान लो आप किसी विभाग में कर्मचारी हो, आपके ऊपर अधिकारी हैं, ए क्लास ऑफिसर है, वो बी क्लास के अधिकारी को आदेश देता है और बी क्लास का अधिकारी सी क्लास के अधिकारी को आदेश देता है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति बन जाती है जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि सी वाला व्यक्ति सीधे बात करे ए वाले से, ठीक है, सी क्लास का अधिकारी ए वाले से सीधे कम्युनिकेशन करे। कैसा हो सकता है? देखो, अगर देखा जाए तो नौकरशाही के नियम ऐसा करने से रोकते हैं। नौकरशाही के नियम, प्रशासन के नियम, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी प्रशासन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो ऐसा करने से रोकती थी, ठीक है। वो साइंटिफिक चलते थे, थोड़ा जो पद्धति है उसी के हिसाब से चलो, ठीक है। पद सोपान को फॉलो करो, आदेश की एकता को फॉलो करो, ठीक है। यानी जो सी से बात है वो बी तक जाएगी और बी से ए तक जाएगी, ठीक है। क्योंकि सी वाला जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं फीडबैक देगा, सी ने दिया बी को, बी ने दिया ए को, ए से जो आदेश आया बी को, बी से जो आदेश आ जाएगा सी को, ऐसा चलता है। लेकिन गैग प्लांक कहता है कि नहीं, जब आवश्यकता पड़े, जब बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ जाए, इमरजेंसी पड़ जाए, अर्जेंसी पड़ जाए, तो सी वाला व्यक्ति सीधा ए के पास शॉर्टकट लेके जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए याद रखना, गैग प्लांक मीन्स शॉर्टकट, ठीक है। मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, मतलब गैग प्लांक मीन्स शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट कम्युनिकेशन होता है ये। तो ये जो है ना, हेनरी फ्योल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था गैग प्लांक। इसकी संकल्पना को पद सोपान व्यवस्था के अंतर्गत कठोरता को लचीला बनाने के लिए ये दिया गया था, ठीक है। जिसमें आपात, इमरजेंसी की सिचुएशन मैंने बताई ना, विशेष परिस्थिति बन जाए, कोई सीधे संपर्क संभव हो सके, इसलिए ये गैग प्लांक दिया गया था। मीन्स होता है शॉर्टकट कम्युनिकेशन चैनल है एक। जरूरत इस बात की है कि कभी कभार हमारा जो सिस्टम है ना, वो कहता है कि नहीं, ए व्यक्ति है वो बी के पास ऑर्डर देगा, बी सी के पास देगा, डी सी डी को देगा और डी ई को देगा, ठीक है, ऐसा चलता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी पड़ जाए कि बी सी ई को सीधा बी से बात करनी पड़ जाए, ठीक है, या ई को सी से बात करनी पड़ जाए, या ई को फिर ए से बात करनी पड़ जाए, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। अगर वो इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, तो वहाँ पे बहुत टाइम लग सकता है। और कई सारे ऐसे काम हो सकते हैं जहाँ पे हमें बहुत जल्दी करना पड़ सकता है उसको। अगर हम ऐसे इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो फिर तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आवश्यकता होती है कि हम शॉर्टकट लेकर के वापस से यहाँ पे इस चैनल के थ्रू हम सीधा ऑफिसर्स लेवल, जो टॉप लेवल ऑफिसर है, उससे बात कर पाएँ, उससे कम्युनिकेट कर पाएँ। तो इस प्रकार की कम्युनिकेशन जो है ना, गैग प्लांक के थ्रू देखा जाता है, ठीक है। तो ये हेनरी फ्योल का एक प्रतिपादित कॉन्सेप्ट है जो फ्लेक्सिबल बनाता है। जो एक रिजिडिटी क्रिएट हो रखी है हमारे पद सोपान की व्यवस्था में, उसको बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। और आपको पता है, जैसे हमारी ये टेस्ट सीरीज वगैरह भी लॉन्च हो गई, लाइव हो चुकी है, तो आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। हम इसी तरीके से क्वेश्चंस भी, एमसीक्यू भी आपको यूट्यूब के थ्रू करवाते रहेंगे, और हमारी टेस्ट सीरीज भी जो अदर क्वेश्चंस के साथ आपको ऐप पे लाइव हो चुकी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और अपने आप को एवेल्यूएट कर सकते हो। और एक प्रॉब्लम आप एस्पिरेंट्स को आ रही थी, सभी साथियों को, कि दिक्कत ये हो रही थी कि ऐप में OTP क्रिएट नहीं हो रहा, OTP नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप मैनुअली ज्वाइन कर सकते हो। आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर दो, इस पर व्हाट्सएप कर देना अपना नंबर, अपना नाम वगैरह, और आपको जिस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए हो, मतलब ये सब बता देना, आप इन्फॉर्मेशन भेज देना, तो आपको मैनुअली ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें 20 टेस्ट वगैरह आपको दिए जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के टोटल 25 टेस्ट हैं, 20 यूनिट वाइज, 5 FLTs हैं, ठीक है। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन पता ही होगी, आप ज्वाइन कर सकते हो इसको, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ, आप सीधा उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो जो ऐसी है जो आपको बिल्कुल वीडियोज़ के थ्रू आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है, ये टेलीग्राम का यूज़र ID है, ठीक है। ये आप ऐसा सर्च करोगे टेलीग्राम पर, सर्च बॉक्स में जा करके, तो आप, है ना, मुझे मैसेज कर पाओगे, ठीक है। तो यही था मेरा आज का डिस्कशन। और लास्टली थैंक यू सभी को, और इसी तरीके से इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए और अपने आप को एक नई ऊंचाई तक, अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई तक ले जाइए, मजबूत करिए उसको और धारदार बनाइए, ठीक है। इससे शार्प तैयारी होने से क्या होगा, आपके पास जो भी कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट है, उसको आप क्या कर पाओगे कि आप एवेल्यूएट कर पाओगे कि मेरा जो कंटेंट है वो किस तरीके का था, और आपने जो पढ़ाई है वो किस तरीके से की है, क्या वो स्तर उतना ठीक था कि नहीं था। तो ये सब बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम और भी क्लासेस आपके सामने लाते रहेंगे और इसी तरीके से डिस्कशन करते रहेंगे। तो थैंक यू सभी को, जय हिंद।